हेलो फ्रेंड्स। आज जो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर साल अल्टरनेटिव ईयर में यह क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जाता है। यह क्वेश्चन 66वीं बीपीएससी में पूछा गया, यही क्वेश्चन 63वीं में पूछा गया, 56 से 59वीं बीपीएससी में, फिर 48 से 52वीं बीपीएससी में, फिर 45वीं बीपीएससी में। ये जीएस पेपर 1 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, पटना कलम चित्रकला शैली की मुख्य विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। फ्रेंड्स, ऐसे ही बता दें कि पटना कलम के बारे में आप लोगों को और हम सभी बिहार वासियों को जानना चाहिए, क्योंकि यह हम लोगों का अब विलुप्त हो चुकी एक कृति है, जिससे हम लोग का मान सम्मान पहले विख्यात था। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से अच्छे तरीके से आंसर राइटिंग को सीखेंगे कि किस प्रकार से लिखना है, साथ ही साथ क्या पटना कलम की विशेषताएं हैं, कहाँ से इतिहास स्टार्ट हुआ, कैसे यह फला फूला, फिर कैसे यह विलुप्त हुआ, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। और अंत में जो क्वेश्चन पूछा गया है कि इनकी विशेषताओं की चर्चा करें, तो उस पर भी हम लोग पूरा जोर से देंगे। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इनका आंसर। पटना कलम चित्रकला की एक विशिष्ट क्षेत्रीय शैली है। इसका विकास मुख्यतः 18वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक बहुत ज़्यादा हुआ। ये जो पटना कलम चित्रकला है वह क्या है कि विशिष्ट क्षेत्रीय, मतलब कि क्षेत्रीय शैली है। और इसका जो विकास माना जाता है ये 18वीं शताब्दी 1850 के बाद, मुख्यतः 1857 में जो प्लासी युद्ध होता है उसके बाद से ये किया जाता है कि इसका विकास हुआ, और 20वीं शताब्दी से 1925 तक आते आते यह विलुप्त हो गया। फिर आगे है कि चूंकि मुगल काल में शाही दरबार कला एवं संस्कृति का केंद्र हुआ करता था, परंतु मुगल साम्राज्य के पतनोन्मुखी होने के साथ ही कलाकार विकेंद्रित होने लगे और कला के अनेक क्षेत्रीय केंद्र एवं शैली का उदय हुआ। कहा जाता है कि मुगल काल में एक शाही दरबार होता था, तो वहाँ पे कलाकार एवं संस्कृति सब होता था। और शाही दरबार में क्या होता था कि वहाँ पे सिर्फ विषय क्या होता था, मुगल होता था, और प्रभाव कैसा, ईरानी प्रभाव देखने को मिलता था। फिर क्या हुआ कि मुगल साम्राज्य का विघटन हो गया, पतनोमुखी हो गया। पतनोमुखी के कारण क्या हो गया कि सारे कलाकार एक दूसरे जगह से इधर उधर भटकने लगे, सब एक इधर उधर छितरा गए। औरंगजेब द्वारा कला को राजकीय संरक्षण न देने की नीति तथा कमजोर होते मुगल साम्राज्य ने मुगल कलाकारों को मुगल दरबार से दूर दराज इलाकों में जाकर बसने को विवश कर दिया। जब औरंगजेब का काल आया, उस समय जो राज्य कला था उसको भी संरक्षण में नहीं दिया, जितने भी कलाएं थे, जिस कारण से जितने कलाकार थे वह सब कमजोर पड़ गए और उन्हें विवश होना पड़ा कि यहाँ से छोड़कर कहीं और जाने पर। ऐसे में ही एक कलाकार का दल मुर्शिदाबाद जाकर बसा। फिर वहीं से कुछ कलाकार उठ के क्या हुआ कि मुर्शिदाबाद एक दल आ गया। ये सब पृष्ठभूमि है कि कैसे कैसे पटना कलम का विकास हुआ। अभी हम लोग इतिहास के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि कैसे अभी पटना कलम आएगा अस्तित्व में। फिर पलासी के युद्ध के बाद मीर जाफर के पुत्र मीरन द्वारा कला संबंधी पाबंदियों के कारण इन कलाकारों को पुनः विवश होकर मुर्शिदाबाद छोड़ना पड़ा। फिर जब पलासी का युद्ध हुआ, पलासी के युद्ध के बाद 1757 का जब पलासी का युद्ध हुआ, उसमें मीर जाफर का जो पुत्र था मीरन, उसे कला सब पे उतना पसंद नहीं था। तो क्या किया कि वहाँ पे मुर्शिदाबाद में कला संबंधी पाबंदी लगा दिया, जिस कारण से क्या हुआ कि मुर्शिदाबाद छोड़कर वापस कहीं और जाना पड़ा। तो उसी में से इन्हीं कलाकारों के कुछ समूह बिहार के पटना और पूर्णिया आदि शहरों में आ बसे। तो अब यहीं से जो मुर्शिदाबाद से उठ के जो बिहार में आए, पटना एवं पूर्णिया में, वही आकर क्या करेंगे, इसी क्रम ने मुगलों की शाही शैली एवं तत्कालीन ब्रिटिश शैली की विशेषताओं से युक्त पटना शैली अथवा पटना कलम का उदय हुआ। तो इन्हीं लोगों ने जो मुर्शिदाबाद से पटना और आरा की जगह आकर बसा,
तो उन्होंने क्या किया कि उन्हें पहले पता था मुगल शैली के बारे में, शाही शैली के बारे में, और अभी जो आधुनिक उस समय अंग्रेज का शासन था, तो अंग्रेजी सभ्यता जो थी जो थी, तो दोनों को मिला करके पटना कलम का उदय हुआ। इस शैली का प्रमुख क्षेत्र पटना का लोधी कट्टा, मुगलपुरा, दीवान मोहल्ला, मच्छरहट्टा तथा आरा एवं दानापुर रहा। अगर फ्रेंड पूछा जाएगा कि पटना कलम का केंद्र कहाँ कहाँ रहा, तो आप बताएंगे कि पटना का कहाँ पे, लोधी कट्टा में, पटना के मुगलपुरा में, पटना के दीवान मोहल्ला, पटना के मच्छरहट्टा, उसके अलावा आरा में भी देखा गया और दानापुर में भी देखा गया। अब फ्रेंड चर्चा कर लेते हैं कि पटना कलम के चित्रकारों जो बड़े नाम कमाए वह कौन कौन से थे। इस शैली की प्रमुख चित्रकारों में सेवक राम एवं हुलास लाल हैं। इनके चित्रों में होली दिवाली जैसे धार्मिक दृश्य दिखाए गए हैं। इन दोनों चित्रकारों के अलावा जयराम दास तथा शिव दयाल लाल आदि प्रमुख नाम भी इस चित्रकला से संबंध है। फ्रेंड्स, आपको क्या करना है कि अब जब उत्तर लिखेंगे तो पटना कलम के बारे में, तो आप 2-4 इसके कलाकार के भी नाम दर्शाना अति आवश्यक है। इसमें जो कलाकार हैं, पहला है सेवक राम, दूसरा है हुलास लाल, तीसरा है जयराम दास और चौथा है शिव दयाल लाल। ये 4 नाम दर्शाने के बाद क्या होगा कि आपका जो आंसर है वो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, जिस कारण से आपको नंबर भी ज़्यादा मिलेंगे। इनमें से अनेक चित्रों को पटना संग्रहालय, खुदाबख्श लाइब्रेरी में सुरक्षित रखे हैं। अब जो भी चित्र का जो भी पटना कलम है, अभी भी आपको अगर देखना है पटना कलम का चित्रकारी, तो आप पटना म्यूजियम, पटना संग्रहालय आइए या खुदाबख्श लाइब्रेरी आइए, वहाँ पे पटना कलम के आपके चित्र मिलेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो पटना कलम की शैली की विशेषताएँ हैं उन पर चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि क्वेश्चन था कि पटना कलम की शैली की विशेषताएं करें, तो हम लोग डायरेक्ट विशेषताएं नहीं लिखने लगेंगे, पहले पृष्ठभूमि लिखेंगे। पहले बताएंगे कि पटना कलम कैसे आया, कैसे हुआ, कैसे विकास हुआ, कौन कौन थे, उसके बाद हम लोग विशेषताएं की ओर चलेंगे। चलिए चलते हैं, पहला विशेषता क्या है। पटना कलम पर एक और मुगल चित्रकला शैली का प्रभाव है, तो दूसरी ओर तत्कालीन ब्रिटिश कला का भी था। इन दोनों के साथ ही साथ स्थानीय विशिष्टताएं भी सम्मिलित हैं। तो हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया कि जो पटना कलम बना कैसे है, वह मुगल चित्रकला शैली साथ ही साथ तत्कालीन जो ब्रिटिश कला शैली था, दोनों का मिश्रण है, और साथ ही साथ वह स्थानीय विशिष्टताएं भी सम्मिलित हैं। अगर दूसरा विशेषता का बात करें, यह शैली अधिकतर कागज एवं हाथी दांत पर बनाए जाने वाले लघु चित्रों की श्रेणी में आते हैं। अब आपको फ्रेंड्स पता होना चाहिए कि पटना कलम में जो चित्र बनाए जाते थे, जितने भी पेंटिंग होते थे, वह कागज और हाथी के दांत पर बनाए जाते थे। अब विषय कैसा था, लघु चित्रों का, छोटा छोटा चित्र था। तीसरा इसका विशेषता है, सामान्यतः इन चित्रों में दैनिक जीवन के दृश्यों और जनसाधारण के जीवन का चित्रण है। इन चित्रों में लोहा पीटता लोहार, लकड़ी काटता बढ़ई, डोली ले जाता कहार, दरबार में आमजन, साधु सन्यासी आदि। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि इसमें कला जो पटना कलम है उसका जो विषय वस्तु है वो क्या है, दैनिक जीवन, आम लोगों का है, स्थानीय है, जो हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया कि यह स्थानीय विशेषताओं को सम्मिलित किया गया है। चौथा है कि सादगी और समानुपातिक विन्यास इस शैली की प्रमुख विशेषता है। इनमें चटक रंगों की जगह सौम्य और शांत रंगों का प्रयोग अधिक हुआ है। तो फ्रेंड्स इसमें सादगी, एकदम स्वच्छता है, साफ है, साधारण है, इसमें ज़्यादा चटक रंगों का यूज नहीं किया गया है। इसमें प्रयोग शांत रंगों का, हल्का रंगों का प्रयोग किया गया है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे हम चर्चा करते हैं 5वें विशेषताएं। इस कला शैली में पशु पक्षियों एवं फल फूलों का चित्रण है। ऐसे चित्रों में पृष्ठभूमि का महत्व नहीं है। उदाहरण के लिए कोयल, कबूतर, पैर पर बंदर, मालिक के पास बैठा कुत्ता, लोमड़ी का झुंड आदि, और फल फूलों में आम, लीची, केला, गेंदा, चमेली एवं गुलाब का चित्रण किया गया है। तो फ्रेंड्स इसमें पशु पक्षियों और फूल फलों का भी चित्रण, इससे दिखाया जाता है कि कितना ये आम जीवन,
जो दैनिक जीवन के लोगों को हैं उनको दर्शाया जाता है। अब चलिए छठा विशेषता की बात करें तो इसमें है मनुष्यों के चित्रों में ऊंची नाक, भारी एवं मोटी भौहें, पतले चेहरे, गहरी आंखें और पुरुषों की घनी मूछें दिखाई गई है। लड़कियों और औरतों के ज़्यादा आकर्षण बनाने के लिए गहनों से लदे चित्रण हुआ है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि वह लोगों के ऊपर भी विशेष बारीकी से चित्रण किया गया है। अगर हम सातवां विशेषता बात करें, पटना कलम में चित्रों को बनाने में पेंसिल से खाका बनाकर रंग भरने के बदले ब्रश से ही चित्रों को बनाने एवं रंगने का काम हुआ है। आज भी चित्रकार इस विधि को अपनाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि हम लोग भी करते हैं कि पहले पेंसिल से शेड बनाते हैं, फिर उसके बाद कलर करते हैं, लेकिन यहाँ के लोग क्या करते थे कि डायरेक्ट ब्रश से ही पेंटिंग बनाना स्टार्ट कर देते हैं। आज भी देखते हैं कि बहुत सारा पेंटिंग जो है कि डायरेक्ट ब्रश से ही बनाते हैं, बिना कोई खाका, बिना कोई शेडो तैयार किए हुए। अब ये जो ब्रश है वो कैसे बनता था? ये ब्रश जो है गिलहरी के पूंछ के बारों से बनाए जाते थे, जो एक साथ मजबूत और मुलायम दोनों होते थे। आज भी गिलहरी के पूंछ से ब्रश बनाया जाता है। अगर हम नौवां विशेषता का बात करें, पटना कलम के चित्रों को ब्रश से बनाया गया है, जिनमें हल्के पीले, गहरे लाल, नीले, भूरे रंगों का प्रयोग हुआ है। ये रंग केसर, कोयला एवं अनेक वनस्पतियों से तैयार किए जाते थे। तो फ्रेंड्स इसमें जो है पटना कलम में जो कलर यूज होता था वो हल्के पीले होता था, चटकदार नहीं होते थे, गहरे लाल होते थे, नीले होते थे। और ये सब जो रंग है वह सब प्राकृतिक रूप से बनाए जाते थे, केसर से बनाया जाता था, कोयला से बनाया जाता था। जैसे कि काला कलर कालिक से बनाया जाता था, उजला कलर हाथी के दांत से बनाया जाता था उसका चूर करके। अब जैसे पटना, अब 10वां पॉइंट डिस्कस करें, पटना शैली के चित्रकारों को बारीकों को गढ़ने और उसे उजागर करने में महारत हासिल थे। वह सब छोटे छोटे पॉइंट को, बिंदुओं को दर्शाने में माहिर थे और छोटे छोटे पेंटिंग, लघु चित्रों को करने में बहुत ही ज़्यादा महारत हासिल किया हुआ था। अगर हम 11वां पॉइंट डिस्कस करें, पटना कलम कई आधार पर मुगल शैली से भिन्नता रखता है। इन चित्रों में सजीवता और सामान्य जीवन से घनिष्ठ संबंध सबसे महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स जो पटना कलम है, जो पहले मुगल शैली था, तो उससे भी भिन्न रखता है। इसमें क्या कि सजीवता दिखाया जाता है, सामान्य जीवन से घनिष्ठता दिखाया जाता है। इसके अलावे रंगों के उपयोग और छायांकन के तरीके में भी अंतर स्पष्ट है, जो कि बहुत यूनिक बनाता है पटना कलम। अब हम 12वां विशेषता की बात करें तो मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी चित्रकारी जो है ये बिहार का एक और लोक प्रसिद्ध चित्रकला है, जो लोग बहुत अच्छे पसंद करते हैं और बिहार के शान को बढ़ाते हैं। 12वां पॉइंट है कि पटना कलम शैली बिहार के मधुबनी चित्रकारी से भी अंतर रखता है, जो महिलाओं की पूर्ण भूमिका वाली एक लोक कला एवं मूलतः धार्मिक चित्र शैली है। तो फ्रेंड्स मधुबनी पेंटिंग जो है इसमें क्या है, लोक कला है। इसमें जो मधुबनी चित्रकला है इसमें सिर्फ महिलाएं ही भूमिका निभाती है और इसमें जो विषय वस्तु है धार्मिक चित्रकला है। लेकिन पटना कलम में महिलाओं के साथ साथ पुरुष सब लोग बनाते हैं और साथ ही वहाँ पे विषय आम दैनिक जीवन है, वहाँ सिर्फ धार्मिक नहीं है। तो अब हम निष्कर्ष की ओर चलते हैं। तो निष्कर्ष में हम कह सकते हैं, इस प्रकार पटना कलम शैली एक लोक चित्र कला थी जिसमें प्राकृतिक रंगों को विशेष ध्यान रखा गया था। यह बिहार की गौरवशाली कला परंपराओं की अमूल्य धरोहर थी, लेकिन अनेक विशिष्टताओं एवं मौलिकता के बावजूद या धन एवं आश्रय के अभाव में इस कला शैली का पतन हो गया है। तो फ्रेंड्स इनके में क्या हुआ कि अनेक विशेषता तो है ही, लेकिन धन और आश्रय कोई इसको सपोर्ट नहीं किया, जिस वजह से यह विलुप्त हो गया। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने आज समझा कि पटना कलम की क्या क्या विशेषताएं हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इसमें जो रेड पेन से किया हुआ है ये की पॉइंट्स है। अगर आप इस की पॉइंट्स को याद रखते हैं और दर्शाते हैं तो आपको नंबर अच्छा मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।